हेलो एवरीवन। तो जैसे कि आप सभी लोग देख रहे थे कि रेशियो टॉपिक जो स्टार्ट हुआ था उसके 8 पार्ट्स हम लोग कवर कर चुके हैं और आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 9। तो रेशियो का जैसे ही पार्ट 9 और पार्ट 10 कवर हो जाएंगे, इसके बाद मैं आपको करवाऊंगा सीजीएल के 2016, 17 एंड 18 के जो भी मेंस एग्ज़ाम पर क्वेश्चंस पूछे गए थे उन सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होगी। पहले आपको मॉक टेस्ट करवाया जाएगा, देन उनके आपको सॉल्यूशंस बताए जाएंगे। तो चलिए आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 81 के साथ में। आज हम लोगों का पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 81 से स्टार्ट हो रहा है और वीडियो ये आपको मिल रहा है पार्ट 9 का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन के साथ में। और देखिए इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है, जो भी हिंदी वाले स्टूडेंट्स हैं वो इसकी हिंदी का मीनिंग समझ लें। क्वेश्चन पर मेंशन किया गया इफ़ x इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द नंबर 20, 37, 54 एंड 105। इसका मतलब ये हुआ कि आपसे क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि यदि एक नंबर हम ले x और उस x को इन चारों नंबर से हम सब्ट्रैक्ट कर दें। एक कोई भी हमने नंबर ले लिया x और उस x को इन चारों नंबर से अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो इसने बोला कि ये कुछ ऐसा ऑर्डर बन जाता है जो कि सेम प्रोपोर्शनल पर आ जाता है। सेम प्रोपोर्शनल का मतलब समानुपाती, मतलब ऐसे दो नंबर्स जिनका अनुपात समान हो जाए। तो अगर समानुपाती की बात करें तो हिंदी के मीनिंग से आपको साफ साफ क्लियर है कि समान अनुपात मतलब अनुपात बराबर हो जाए। आगे आपसे क्वेश्चन पर बोला गया व्हाट इज द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 7x - 5 एंड x + 1। तो कह रहा है कि बताओ, ये इसने कुछ नए नंबर्स आपके सामने रख दिए और बोला कि बताइए इनका मीन प्रोपोर्शनल क्या होगा। मीन प्रोपोर्शनल को हिंदी में हम लोग बोलते हैं मध्य अनुपाती। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया भी था 4 प्रकार की ये जो प्रोपोर्शनल है ये आपके एग्जाम पर खूब पूछे जाते हैं। एक बार आप फटाफट रिवाइज कर लीजिए। अगर फर्स्ट प्रोपोर्शनल की बात हो रही है, फर्स्ट प्रोपोर्शनल ऑफ 2 नंबर्स a एंड b, तो आप बोल सकते हैं a² एंड a² अपॉन b। मीन प्रोपोर्शनल अगर पूछ लिया गया a और b का तो उसे आप बोल सकते हैं √ab, जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं मध्य अनुपाती। और अगर थर्ड प्रोपोर्शनल पूछा गया तो थर्ड प्रोपोर्शनल बनेगा b² अपॉन a, और अगर फोर्थ प्रोपोर्शनल पूछा गया तो वो बनेगा bc अपॉन a, जो कि आपको लास्ट वीडियोस में आपको ये बातें बताई जा चुकी है। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए ये क्वेश्चन मैं बता दूं, ये क्वेश्चन बहुत ही बड़े सोल्यूशन पर है और अभी लास्ट ईयर 2019 के सीपीओ एग्जाम पर ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। तो इसकी कैलकुलेशन रियल में अगर देखें, अगर आप इसे बेसिक मेथड से लगाएंगे तो इसकी कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा लेंदी है, वो मैं अभी आपको डिस्कस करने वाला हूँ। बट आपको एग्जाम हॉल के अंदर कैसे अटेम्प्ट करना है उस चीज़ को हम लोग सीखेंगे। इसके बाद बिल्कुल आप ऑप्शन पर जा करके अपने आंसर को टिक कर सकते हैं। पहले हम लोग समझते हैं इसका बेसिक करना क्या है। इस क्वेश्चन पे सबसे पहले तो आप एक x नंबर कंसीडर कर लीजिए और उस x नंबर को इन चारों नंबर से आप सब्ट्रैक्ट करिए। कहने का मतलब 20 - x, सेकेंड नंबर बनेगा 37 - x, थर्ड नंबर बनेगा 54 - x एंड फोर्थ नंबर बनेगा 105 - x। मतलब आपने इन चारों नंबर से एक संख्या x को सब्ट्रैक्ट कर दिया और जैसे ही सब्ट्रैक्ट किया तो ये सभी आ जाएंगे सेम प्रोपोर्शनल पर, समानुपाती। कहने का मतलब ये हुआ कि फर्स्ट 2 का जो रेशियो होगा वो लास्ट 2 के रेशियो के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से आपको क्या काम कर लेना है, 20 - x अपॉन 37 - x बराबर हो जाएगा 54 - x अपॉन 105 - x। और जैसे ही आप ये इक्वेट करेंगे तो आई होप आप सभी स्टूडेंट यहाँ से इस इक्वेशन को सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल सकते हैं। बट आपको देखने में लग रहा होगा हम लोग यहाँ से वैल्यू को निकाल सकते हैं, बट ये इतना आसान है नहीं, ये कैलकुलेशन मांगता है। ये इक्वेशन बहुत लेंदी कैलकुलेशन मांगती है। आप ऑलरेडी यहाँ पर देख रहे हैं 37 × 54 आपको करना पड़ जाएगा। तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन आपको आना चाहिए, फास्ट मल्टीप्लिकेशन। अब जब आप यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे, उस x की वैल्यू को आप पुट करेंगे 7x - 5 एंड x + 1 पर, और यहाँ पर पुट करने के बाद फिर आपको निकालना है मीन प्रोपोर्शनल। और मीन प्रोपोर्शनल आप सभी को पता है क्या होता है, √ab, मतलब इन दोनों ही नंबर्स का आप प्रोडक्ट करेंगे और उसके बाद आप करेंगे उसका स्क्वायर रूट। तो आपने देख लिया ये क्वेश्चन बहुत कैलकुलेशन मांग रहा है।
लेकिन आपको एग्जाम हॉल पर यह अटेम्प्ट नहीं करना है इस तरह से। अब मैं उसका तरीका बताऊंगा जो कि आपको वहां पर अटेम्प्ट करना है, जिस प्रकार से आपको वहां पर सॉल्व करना है। तो आप भूल जाइए ये जो बेसिक मेथड था इसका। आपको क्या करना है, आप केवल ऑप्शन पर नज़र मारिए। देखिए अगर आपको मीन प्रोपोर्शनल निकालना है तो वो तो आपको जाहिर सी बात है पता है, अंडर रूट ए भी होता है, मतलब आपको स्क्वायर रूट बनाना है। और स्क्वायर रूट के बाद आप अगर ऑप्शन पर आंसर की ओर जाएं तो यहाँ पर सभी नंबर्स इंटीजर लिखे हुए हैं। सभी नंबर कैसे लिखे हुए हैं, इंटीजर लिखे हुए हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं इन दोनों का प्रोडक्ट एक इंटीजर नंबर आ रहा था और जिसका हमने स्क्वायर रूट निकाला वो एक इंटीजर नंबर आ गया। अब यहाँ पर कुछ ना कुछ x की वैल्यू ऐसी आई होगी जो कि वैल्यू हमने यहाँ पर पुट किया होगा, प्रोडक्ट किया होगा, अंडर रूट किया होगा और तब हमारा आंसर आया होगा। तो वो x की वैल्यू आपको अभी नहीं पता, बस उसी वैल्यू को, x की वैल्यू को आपको डायरेक्टली सोच लेना है मन ही मन। अब मन ही मन आप कैलकुलेशन कैसे करेंगे, तो सोचिए जरा सा, क्या आप x की वैल्यू 1 यहाँ पर पुट कर सकते हैं? क्या आप x की वैल्यू यहाँ पर 1 पुट कर सकते हैं? करिए जरा। x की वैल्यू अगर 1 पुट की तो 7 इंटू 1 7 हो जाएगा, 7 माइनस 5 2 हो जाएगा। तो पहला नंबर आपने बनाया यहाँ से 2, और दूसरा x की वैल्यू तो आपने 1 ही पुट की थी, तो 1 प्लस 1 हो गया 2। यहाँ से कितना आया था, 7 माइनस 5 आया था, 2 आया था, और यहाँ से 1 प्लस 1 2 आया। तो 2 इंटू 2 करेंगे 4 आएगा, 4 का अंडर रूट क्या आएगा, 2 आएगा। लेकिन क्या किसी ऑप्शन में 2 आ रहा है? नहीं आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पर x की वैल्यू 1 बिल्कुल नहीं हो सकती। तो जरा सोचिए, क्या x की वैल्यू 2 सही हो रही है क्या? x की वैल्यू अगर आप 2 सोचते हैं यहाँ पर, तो 2 7 14 माइनस 5 कितना आता है, 9, और 2 और 1 कितना आता है, 3, और 9 गुणे 3 करते हैं, 9 गुणे 3 करते हैं तो क्या आता है, 27। क्या 27 का परफेक्ट स्क्वायर रूट आप बना सकते हैं? नहीं बना सकते। इसका मतलब x बराबर 2 भी इस क्वेश्चन में पुट नहीं किया गया होगा। तो क्या x बराबर 3 पुट किया गया होगा? जरा सोचिए, x बराबर अगर आपने 3 पुट किया होता तो 7 गुणे 3 21 माइनस 5 कितना होता, 16, और 3 प्लस 1 कितना होता, 4, और 16 गुणे 4 कितना होता, 64, और 64 का स्क्वायर रूट क्या होता, 8 होता। 64 का स्क्वायर रूट क्या होता, 8। क्या कहीं पर ऑप्शन में दिया हुआ है 8? बिल्कुल, पहला ऑप्शन आप देख पा रहे हैं x बराबर 8। तो आपको पेन उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ये बात आपने यहाँ पर अच्छे से देख ली। ये जो इतनी कैलकुलेशन है, अब जो स्टूडेंट इस कैलकुलेशन में फंस गए वो टाइम अपना ले जाएंगे, जबकि मैंने आपको दिखाया आपको पेन उठाने की ज़रूरत नहीं थी, आप मन ही मन कैलकुलेशन करके अपने आंसर की ओर जा सकते थे। क्या ये बात क्लियर हो गई? एक बार मैं फिर से आपको बता दूं, यहाँ पर आपने क्या सोचा था, यहाँ पर आपने x बराबर 1 पुट करके सोचा तो अंडर रूट ए भी निकाला, तो वो वैल्यू ऑप्शन में नहीं थी। x बराबर 2 रख करके सोचा, अंडर रूट निकाला, वो भी वैल्यू यहाँ पर ऑप्शन में नहीं है। x बराबर 3 पर हमने रख करके सोचा, x बराबर 3 पर सोचा तो जैसे ही वैल्यू हमने पुट करी, 3 7 21 माइनस 5 16, और 3 प्लस 1 4, 16 इंटू 4 हुआ 64, और 64 का अंडर रूट आप निकालेंगे 8, जो कि आपको ऑप्शन में दिया हुआ है। इसका मतलब यही ऑप्शन आपका सही हो सकता है। ध्यान से सुनिए, मैंने ये नहीं बोला हो गया, मैंने बोला हो सकता है। तो क्या x बराबर 3 वाकई सही है? अगर आप अभी भी आपको ये फील हो रहा है कि पता नहीं सही हो भी रहा है या नहीं, तो आप x बराबर 3 को कंफर्म कर सकते हैं। ये जो यहाँ पर वैल्यूज दिए हैं यहाँ पर रख करके बोला था वो 3, वो x, वो 3 सभी नंबर से घटाइए और देखिए क्या ये सेम प्रोपोर्शनल पर हैं। तो x बराबर 3 अगर आप पहले से घटाते हैं, 20 से अगर 3 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 17, 37 से 3 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 34, और 54 से 3 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 51, और 105 से 3 घटाएंगे तो क्या आएगा 102। क्या ये सेम प्रोपोर्शनल पर है? 17 2 34 होता है, 51 2 102 होता है। तो क्या सेम प्रोपोर्शनल 1:2 आ रहा है? आपको बात आई होप पूरी तरह से क्लियर हो चुकी होगी। चलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आइए समझते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 82। देखिए इस क्वेश्चन पर मेंशन किया गया है, इन अ ट्रायंगल ABC, एक कोई त्रिभुज ABC है जिस पर एक आपको रेशियो दिया हुआ है, कंडीशन लगाई हुई है क्या, S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C का रेशियो दिया हुआ है 15 12 और 8, और आगे आपसे बोला गया ये S क्या है, तो बोला गया S है सेमी पेरीमीटर, मतलब अर्ध परिमाप आपको दिया हुआ है।
और आगे बोला एंड ए बी सी, ये ए बी सी क्या है, ये साइड्स है, इस ट्रायंगल की भुजाएं हैं। देन फाइंड द रेशियो ऑफ A:B:C। तो आपको इन भुजाओं का अनुपात फाइंड आउट करना है। देखिए किस प्रकार से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इस प्रकार का अगर क्वेश्चन आपके एग्जाम पर आता है तो मैं बता दूं, आप बिल्कुल सीधा सीधा आप लगा सकते हैं। अगर आपसे पूछा गया इन भुजाओं का साइड्स का रेशियो बता दीजिए A:B:C, तो देखिए सिंपल सा काम आप ये करेंगे कि अगर आपको A की वैल्यू निकालनी है तो आप क्या काम करिए कि बाकी ये पहला वाला पार्ट, चूंकि हमें फर्स्ट पार्ट निकालना है तो आप फर्स्ट पार्ट को छोड़ दीजिए, अदर टू पार्ट्स को जोड़ दीजिए। अगर आपको सेकंड पार्ट निकालना है सेकंड पार्ट निकालना है तो क्या काम करिए, सेकंड पार्ट को बंद कर दीजिए, बाकी अदर टू पार्ट्स को जोड़ लीजिए। और अगर आपको थर्ड पार्ट निकालना है सी, तो आप थर्ड पार्ट को छिपा लीजिए, बाकी दोनों पार्ट को आप ऐड कर दीजिए, आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। अब आपके मन में आ रहा होगा सर ये हुआ क्यों, तो वो क्यों हुआ उसका रीज़न अभी मैं डिस्कस करता हूँ। ज़रा जल्दी से आप लोग आंसर करिए। क्या अगर हमें पहला पार्ट निकालना है तो 12 और 8 को जोड़ेंगे, क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। और अगर सेकेंड पार्ट निकालना है तो 15 + 8 23 हो जाएगा। और अगर थर्ड पार्ट निकालना है तो थर्ड पार्ट निकालेंगे तो 15 + 12 27 हो जाएगा। मतलब आप कह सकते हैं ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सेकंड। फिर से देख लीजिए क्या बात बोली मैंने आपसे ये बात बोली, अगर फर्स्ट पार्ट निकालना है ए तो अदर टू पार्ट्स को आप ऐड कर लीजिए, 12 + 8 हो गया 20। सेकेंड पार्ट निकालना है तो आप अदर टू पार्ट्स को ऐड कर लीजिए, 15 + 8 हो गया 23। और अगर थर्ड पार्ट को निकालना है तो अगेन अदर टू पार्ट्स को ऐड कर लीजिए, 12 + 15 हो जाएगा 27। आई होप बात सभी बच्चों को क्लियर हो गई होगी। अब इसके पीछे क्या रीज़न है, क्या लॉजिक है, इस बात को भी ज़रा अच्छे से हम लोग समझ लेते हैं। देखिए अगर आप इन तीनों रेशियोज़ को ऐड कर लेते हैं, अगर आपने इन तीनों रेशियो को ऐड किया तो क्या आप बोल सकते हैं ये हो गया 3s - A - B - C, और ये बराबर हो जाएगा 3s। चूंकि आपने इन तीनों रेशियो को ऐड किया तो 15 12 8 को आप ऐड कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 15 + 12 + 8। अभी आप ऐड मत करिए, आप सिंपली लिख दीजिए 15 + 12 + 8। और इसके बाद ये रेशियो दिया हुआ है S - A, S - B, S - C, 15 12 8 दिया हुआ है। जरा इस बात को भी आप सॉल्व करिए। एक बात बताइए, S अगर सेमी पेरीमीटर है तो आप बोल सकते हैं S = क्या हो जाएगा, A + B + C/2। और यहाँ से आप बोल सकते हैं 2S = क्या हो जाएगा, A + B + C। तो अगर यहाँ से मैं माइनस कॉमन कर दूँ तो क्या ये ब्रैकेट के अंदर A + B + C बन जाएगा, और A + B + C की जगह आप पुट कर सकते हैं 2S। तो आप बोल सकते हैं ये पूरा का पूरा पार्ट अगर आप माइनस कॉमन कर लेंगे तो ये पूरा पार्ट बन जाएगा 2S, और 3S से अगर 2S सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये कंप्लीट पार्ट आ जाएगा S। और जो कि इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, इसकी वैल्यू हो गई 15 + 12 + 8। इसकी वैल्यू क्या हो गई, 15 + 12 + 8। और अब अगर आप S से S - A पार्ट को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो S से S - A को घटाएंगे तो क्या बचेगा, S से S कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, A। अगर आपने S से S - A को सब्ट्रैक्ट कर दिया, आपको वैल्यू पुट नहीं कर दिया, आप क्या करेंगे, S से S - A को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बचेगा, A। मतलब ये वाली पूरी वैल्यू से इस पूरी वैल्यू से आप फर्स्ट वाली वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो वो किसकी वैल्यू आ जाएगी, A की। और अगर आप 15 + 12 + 8 से 15 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बचेगा क्या, 12 + 8। आई होप आपको रीज़न पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। अगर आपने S से S - B को सब्ट्रैक्ट किया तो आप देख रहे हैं S से S कैंसिल होगा, बचेगा क्या, B। तो ज़रा यहाँ पर वैल्यू में भी आप सब्ट्रैक्ट करिए, 15 + 12 + 8 से आप 12 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपने देखा 12 अगर कैंसिल हुआ तो बचा क्या, 15 + 8, 15 + 8। मतलब अगर हमें सेकंड B निकालना था तो 15 + 8 आ गया। अगर हमें सेकंड वाला हिस्सा निकालना था तो अदर टू पार्ट्स ऐड हो गया।
इन द सेम वे अगर आपको C निकालना है तो आप S से S माइनस C सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बचेगा क्या C। और यहाँ पर अगर वैल्यू की बात करेंगे आप तो 15 प्लस 12 प्लस 8 से अगर आप 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बचेगा क्या, सिंपली 15 प्लस 12। और 15 प्लस 12 अगर आप देखें तो 15 प्लस 12 है, मतलब फर्स्ट टू पार्ट। तो इस बात को इतना सब पूरा हम लोग लॉजिक ना बनाए, पैटर्न ना बनाए, सिंपली आप बोल सकते हैं अगर आपको फर्स्ट वैल्यू चाहिए, साइड्स की अगर मैं बात करूं, अगर आपको A चाहिए तो फर्स्ट पार्ट चाहिए, फर्स्ट पार्ट को आप छिपा लीजिए, रिमेनिंग 2 पार्ट्स को ऐड कर दीजिए। अगर आपको सेकेंड पार्ट चाहिए तो सेकेंड पार्ट को छिपा लीजिए, रिमेनिंग 2 पार्ट्स मीन्स फर्स्ट और थर्ड पार्ट को ऐड कर लीजिए। और अगर आपको थर्ड पार्ट चाहिए तो थर्ड पार्ट को आप छिपा लीजिए, रिमेनिंग 2 पार्ट्स मीन्स फर्स्ट और सेकेंड पार्ट को आप ऐड कर लीजिए। सिंपली आपको आंसर मिल जाएगा। अगेन आपको पेन उठाने की ज़रूरत नहीं है। देखिए आप बेसिक लॉजिक भी आप पढ़ते जा रहे हैं कि ये जो मैं आपको शॉर्टकट्स बता रहा हूँ इसके पीछे एक्चुअल रीज़न क्या है वो भी आप जानते जाइए, सो दैट अगर कोई नया क्वेश्चन फ्रेम होता है तो आपका भी दिमाग काम करे, आप उस क्वेश्चन को सोच पाए। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइए समझते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83। देखिए ये भी बहुत बढ़िया, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का पहले मैं आपको डिस्कस करूंगा बेसिक कंसेप्ट और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा 2 बहुत बढ़िया अप्रोच। तो देखिए क्वेश्चन पर लिखा हुआ है द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास वॉज 660। एक स्कूल था, विद्यालय था जिस पर कुल छात्रों की संख्या आपको दी जा रही है 660 और बोला गया द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स वॉज 13:9। बोला गया वहाँ पर जो कुल लड़के और लड़कियाँ थी उनका रेशियो 13:9 दिया गया। आफ्टर सम डेज 30 गर्ल्स ज्वाइन द स्कूल। कुछ दिनों बाद 30 और लड़कियां शामिल हो गईं एंड सम बॉयज़ लेफ्ट और कुछ लड़के चले गए। नाउ न्यू रेशियो बिकम 6:5 और जैसे ही, इसलिए देखिए क्या साफ साफ मेंशन किया हुआ है कि जैसे ही 30 लड़कियां आती हैं और कुछ लड़के चले जाते हैं तो रेशियो हो जाता है 6:5 का। तो आपसे बोला गया फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़ हु लेफ्ट द स्कूल, कि ऐसे कितने लड़के थे, उन लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए जिन्होंने विद्यालय छोड़ दिया। तो ये बात आपसे पूछी जा रही है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं इसका एक बेसिक सा कंसेप्ट। बेसिक में भी मैं आपको थोड़ा सा एडवांस वर्जन ही बताऊंगा। बेसिक में जो एक्स मान करके बेसिक मेथड है वो मैं आपसे डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है आप सभी स्टूडेंट्स प्रीलिम्स क्वालिफाई और प्री क्वालिफाई होने का मतलब इतनी आपकी सोच समझ है कि अब तक आप एक्स वाले मेथड से बिल्कुल अलग आ चुके होंगे। तो हम लोग सबसे पहले समझते हैं इसको रेशियो से, बिना एक्स माने रेशियो से कैसे बनाएंगे, और उसके बाद भी हम लोग समझेंगे कि क्या ऐसा भी कोई मेथड है कि इस प्रकार के क्वेश्चंस को भी बिना पेन से हम लोग सॉल्व कर पाएँ। तो आइए समझते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए आपसे बोला गया 660 जो टोटल विद्यार्थी थे उनमें बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो दिया जा रहा है 13:9 का। तो सबसे पहला काम इस 660 को 13 और 9 में तोड़ दीजिए। तो 13 और 9 को अगर आप जोड़ते हैं तो 13 और 9 होता है 22 बराबर आपको दिया हुआ है 660। तो ये कितने गुना चल रहा है नंबर, ये नंबर चल रहा है 30 गुना। तो आप इन रेशियोज़ को कर दीजिए 30 टाइम्स 30 गुना। 13 गुणे 3 हो गया 39, तो ये हो गया 390, और 9 गुणे 3 हुआ 27, तो ये हो गया 270। आप कह सकते हैं कि बॉयज़ कितने हुए 390 और गर्ल्स कितनी हुई 270। अब आगे इसने बोला था कि कुछ दिनों बाद 30 लड़कियां और आ गईं। तो अगर 30 लड़कियां और आ गईं, अगर 30 लड़कियां और आ गईं तो जल्दी से बोलिए टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी होंगी, 27 + 3 ये हो गया 30, 300 गर्ल्स हो जाएंगी। और कुछ लड़के चले गए, हमें नहीं पता कितने लड़के चले गए, थोड़ी देर के लिए हमने बोला x लड़के गए होंगे। और जैसे ही 30 लड़कियां आई और कुछ लड़के चले गए तो बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो बन जाता है 6:5 का। तो आप बोल सकते हैं कि ये रेशियो तैयार हो गया होगा 6:5 का। अब आप सोचिए यहाँ पर
सब्ट्रैक्ट करने के बाद कोई ना कोई तो नंबर ज़रूर आया था, और इन दोनों नंबर का जैसे ही हमने रेशियो बनाया वैसे ही रेशियो तैयार हुआ 6:5 का। तो ज़रा सोचिए कि इस नंबर को आखिर 300 को हमने किस नंबर से काटा कि 5 आया। तो आप 5 से डिवाइड कर दीजिए, आपको पता लग जाएगा। मतलब 300 को अगर हम 5 से डिवाइड करें तो कितना आता है 60। तो आप बोल सकते हैं कि 300 को किससे काटा गया होगा, 60 से काटा गया होगा। तो इसका मतलब अगर यहाँ 60 गुना है तो ये भी नंबर 60 गुना रहा होगा। और अगर आप इस नंबर को 60 गुना करते हैं तो जल्दी से बोलिए यहाँ अंदर क्या नंबर तैयार होगा। 6 गुणे 6 होता है 36। तो आप बोल सकते हैं अंदर नंबर क्या आ जाएगा 360। तो आपने देखा बॉयज़ पहले कितने थे 390 और बॉयज़ अब कितने बचे हैं 360। तो जल्दी से बोलिए कितने बॉयज़ चले गए। तो आप कह सकते हैं 30 लड़के यहाँ से चले गए। और यही आपसे क्वेश्चन में पूछा था कि फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़ हु लेफ्ट द स्कूल, कितने लड़के विद्यालय छोड़ गए। तो आप कह सकते हैं 30 लड़के विद्यालय छोड़ गए। आई होप ये मेथड, ये कंसेप्ट सभी को क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम समझते हैं इसकी नेक्स्ट अप्रोच कि आखिर और कौन सी ऐसी अप्रोच है जिससे हमें और कम टाइम लगे। तो समझते हैं। देखिए एक बात सोचिए, पहले लड़के कितने थे 660। सॉरी, पहले टोटल स्टूडेंट्स कितने थे 660, जिनमें बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो कितना चल रहा था 13:9 का। तो देखिए ये तो आपने एक तरीका अभी समझा रेशियो का। एक तरीका मैं आपको रेशियो का और बताता हूँ जिसमें इससे थोड़ा सा कम टाइम लगेगा। और इसके बाद एक अप्रोच आपको ऐसे बताऊंगा जिस पर आपको फिर से पेन उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। समझते हैं। देखिए इसने बोला है कि 660 टोटल विद्यार्थी थे जिनमें बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो है 13:9 का। ज़रा आप यहाँ से रेशियो फैक्टर निकालिए। 13 और 9 को जोड़ेंगे आएगा 22 और 22 बराबर दिया है 660। तो आप कह सकते हैं 1 बराबर कितना चल रहा होगा 30। 1 बराबर कितना चल रहा होगा 30। ये आपने यहाँ से एक रेशियो फैक्टर निकाला। 1 बराबर कितना चल रहा होगा 30। अब समझिए जरा इसने क्या बात बोली। आफ्टर सम डेज 30 गर्ल्स ज्वाइन द स्कूल। 30 लड़कियां आई। तो अगर 30 लड़कियां आई तो 30 की वैल्यू रेशियो में कितनी चलती है 1। तो हमने यहाँ पर रेशियो में 1 लड़की बढ़ाया। अगर हम संख्या में बढ़ाते तो हम कितना जोड़ते 30, लेकिन हम तो रेशियो पर खेल रहे थे, हम तो रेशियो फैक्टर बना रहे थे। तो अगर 30 का रेशियो फैक्टर देख ले तो क्या बनता है 1। तो यहाँ पर हमने 30 ना जोड़ करके रेशियो में कितना जोड़ा है 30 की जगह, चूंकि 30 लड़कियाँ जुड़ रही थी तो रेशियो में उस 30 की वैल्यू क्या होगी 1। तो हमने यहाँ पर कितना जोड़ लिया 1। तो अब बोलिए यहाँ पर गर्ल्स का रेशियो कितना होगा 10 और यहाँ बॉयज़ का रेशियो कितना है अभी हमें नहीं पता, क्योंकि कुछ लड़के गए थे तो हम नहीं पता लगा पा रहे हैं। कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। जैसे ही यहाँ पर एक लड़की आई और कुछ लड़के भाग गए तो रेशियो कितना हो गया 6:5 का। तो इसका मतलब यहाँ रेशियो कितना हो जाना चाहिए था 6:5 का। बट हमारे अनुसार तो आया है कितना 10। तो आप बोल सकते हैं 5 बराबर 10। तो बोलो जल्दी से कितने गुना 2 गुना। तो जरा 2 गुना इधर भी कर लीजिए। 2 गुणे 6 करेंगे तो कितना आ जाएगा 12। अब बोलो बॉयज़ पहले कितने थे 13, बॉयज़ अब कितने हो गए 12। कितने बॉयज़ कम हो गए 1। कितने बॉयज़ कम हो गए 1 और 1 की वैल्यू कितनी है 30। तो इसका मतलब कितने बॉयज़ कम हो गए 30 बॉयज़ कम हो गए। आई होप ये मेथड भी आप सभी को क्लियर हुआ होगा। जल्दी से एक बार मैं फिर से आपको बताता हूँ, रिवाइज करवाता हूँ इस क्वेश्चन को। बहुत बढ़िया मेथड है जहाँ पर हमने एक्चुअल वैल्यू को ना लेकर के हमने रेशियो से ही क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। क्या काम किया जरा समझिए इसे। 13 और 9 जोड़ा 22, 22 बराबर 660 तो 1 बराबर 30। तो रेशियो फैक्टर मिल गया कि जहां 30 की वैल्यू है तो उसकी रेशियो में वैल्यू कितनी होगी 1। अब आपसे कहा है 30 लड़कियां आई, तो चाहे आप बोल दे 30 लड़कियां आई हैं वैल्यू में या आप बोल दे रेशियो में कितनी आई हैं 1। तो हमने 1 लड़की यहां पर जोड़ लिया रेशियो में। तो लड़कियों का रेशियो कितना हो गया 10।
अब बॉयज़ चूँकि गए थे, हमें नहीं पता कितने गए थे, तो हम बॉयज़ का रेशियो अभी नहीं जान सकते, बट हमें इतनी बात की इन्फॉर्मेशन हो गई कि अगर एक लड़की जुड़ी है, x लड़के गए हैं, तो बाद में रेशियो क्या हो जाता है 6:5 का। तो यहाँ पर आपने रेशियो लिख लिया 6:5 का, जबकि आपने देखा था लड़की पर रेशियो बना कितना था 10 का, मतलब एक्चुअल में कितने गुना बना था 2 गुना, तो आपने 2 गुना बॉयज़ में भी कर लिया, तो बॉयज़ का रेशियो क्या हो जाएगा 12। पहले बॉयज़ थे 13, अब बचे हैं 12, तो कितने बॉयज़ चले गए 1, तो 1 का मीनिंग रेशियो फैक्टर में कितने के बराबर चल रहा था 30, तो आप बोल सकते हैं 30 लड़के चले गए। आई होप ये मेथड आपको सभी को क्लियर हो गया होगा, और अगर क्लियर हो गया तो जल्दी से आप ओके करिए, यस करिए। इसका एक और बेहतरीन तरीका मैं आपको बताता हूँ, जो कि आप ऑप्शन से ही सोच सकते हैं, अब हम लोगों को पेन उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप देख रहे हैं लगातार इतने बड़े बड़े कैलकुलेटिव क्वेश्चंस को भी, अगर आपके पास मेथड्स हैं, अगर आपके पास कंसेप्ट हैं, तो आपको पेन उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ज़रा इस बात को समझिए, पहले टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने थे 660, टोटल स्टूडेंट्स कितने थे 660, जिसमें से हुआ क्या कि 30 लड़कियां आ गईं और कुछ लड़के चले गए। 660 में अगर 30 लड़कियां आ गईं तो क्या 690 हो जाएंगे। 660 में अगर 30 लड़कियां और जुड़ गईं तो टोटल संख्या हो जाएगी 690। अब ये कह रहा है कुछ लड़के चले गए और लड़के जाने के बाद रेशियो बचता कितना है 6:5 का। नहीं पता कितने लड़के चले गए, बट x लड़के चले गए और बाद में रेशियो कितना बनता है 6 और 5 का, मतलब गिवन नंबर जो बाद में टोटल संख्या आई है वो 6 + 5 से डिविजिबल होगी, तभी तो टूट रही होगी। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि यहाँ पर 690 को हम अगर 690 से कुछ घटाएं और अगर हम 6:5 में टूटें, 6:5 में तोड़ें, तो वो आधी अधूरी फ्रैक्शन पे टूट जाए या डेसिमल पर आ जाए, ऐसी कोई पॉसिबिलिटी नहीं होती है। वरना फिर क्या होगा कि इसमें बॉयज़ और गर्ल्स लूले लंगड़े आएंगे। यहाँ पर अगर 6:5 में बॉयज़ और गर्ल्स को बांटा गया, इसका मतलब है कि यहाँ पर डिवाइड करने के बाद इंटीजर ही नंबर आएगा, मतलब कि कंप्लीटली डिविजिबल होगा। ये जो नंबर आप देख पा रहे हैं 690 - x, दिस नंबर विल बी कंप्लीटली डिविजिबल बाई 11। तो इसका मतलब क्या हुआ कि x की ऐसी कौन सी वैल्यू हम ऑप्शन से उठा लें जो कि यहाँ पर पुट करने पर या 690 से सब्ट्रैक्ट करने पर 11 से कंप्लीटली डिविजिबल हो। तो आप जरा सोचिए, क्या हम x की जगह 20 पुट कर सकते हैं? अगर 20 पुट किया तो 90 - 20 670, और क्या 670 11 से डिविजिबल होगा? क्या 670 11 से डिविजिबल होगा? 11 से 66 होता है, मतलब यहाँ पर 660 आना चाहिए। तो आप बोल सकते हैं 20 ऑप्शन तो नहीं हो सकता। जरा 30 घटाइए, 690 से 30 घटाएंगे तो 660 आएगा, और 660 क्या 11 से, मतलब यहाँ से कंप्लीटली डिविजिबल होगा? बिल्कुल होगा। 660 विल बी डिविजिबल बाई 11, मीन्स आपको अपना आंसर मिल चुका है। बात क्लियर हुई कैसे हम लोग बाई ऑप्शनल अप्रोच यहाँ पर टिक कर पा रहे हैं। क्या आप 40 घटा सकते थे? 40 घटाते तो 650 आता, अगेन 650 इज नॉट डिविजिबल बाई 11, और अगर लास्ट ऑप्शन 50 भी घटा लेते तो आता 640, एंड अगेन 640 इज नॉट डिविजिबल बाई 11, मतलब इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। आई होप आप सभी बच्चों को बात क्लियर है, और क्लियर है तो यस ओके करिए, और हम लोग बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आइए समझते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन नंबर 84 पर बोला जा रहा है, बाई एन इंजन द कंजप्शन ऑफ कोल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स वेलोसिटी। मीन्स बोला गया एक इंजन के थ्रू क्या बात पता चल रही कि कंजप्शन ऑफ कोल जो है, जो कोयले की खपत है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? टू द स्क्वायर ऑफ इट्स वेलोसिटी। जो भी इसका स्पीड है, जो भी इसका वेग है, उसके स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मीन्स आपसे बोला जा रहा है जो कंजप्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्पीड के स्क्वायर के।
आगे बोला गया व्हेन वेलोसिटी इज 40 किलोमीटर पर आवर देन कंजप्शन इज 100 kg। अब देखिए यहाँ से आपको क्या बात पता लगी कि अगर स्पीड इसकी 40 किलोमीटर पर आवर चल रही है तो कंजप्शन कितना खपत कितनी हो रही है, 100 किलोग्राम की खपत हो रही है। आगे बोला गया इफ द कॉस्ट ऑफ कोल इज 50 पैसे पर केजी। ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, इस लाइन को थोड़ा सा आप समझिएगा। बोला गया जो कोल है उसकी जो कॉस्ट है, कॉस्ट कितनी है, 1 किलोग्राम 50 पैसे का है। 50 पैसे पर केजी, 1 किलोग्राम 50 पैसे का है। एंड एक्सपेंडिचर इज ₹32 पर आवर। और 1 घंटे में कितने रुपए का खर्च हो जाता है, 32 रुपए का खर्च हो जाता है। 1 घंटे में खर्च कितने रुपए का आता है, 32 रुपए का खर्च आता है। और 1 केजी पड़ता कितने का, हमें 50 पैसे का 1 केजी पड़ता है। तो आप बोल सकते हैं 1 रुपए में कितना केजी आ जाएगा, 1 रुपए में आ जाएगा फिर 2 केजी। भाई 50 पैसे पर केजी है ना, 1 केजी में कितने रुपए खर्च होते हैं, 50 पैसे। तो 50 पैसे में अगर 1 केजी मिल पा रहा है तो 100 पैसे मतलब 1 रुपए में कितने केजी मिल जाएगा, 2 केजी मिल जाएगा। 100 पैसे या आप बोल सकते हैं 1 रुपए में 2 केजी मिलेगा। और कितने रुपए खर्चा होते हैं, 32 रुपए। तो 1 रुपए में अगर 2 केजी है तो 32 रुपए में आप बोल सकते हैं कितने केजी हो जाएगा, 64 केजी हो जाएगा। 32 रुपए में 64 केजी की खपत हो पा रही है पर आवर पर। इन द सेकेंड केस, ये सेकेंड केस के लिए बोला गया। तो आपसे बोला गया देन फाइंड द कंजप्शन ऑफ कोल इन ट्रैवलिंग 160 किलोमीटर। मतलब बाद में अगर 160 किलोमीटर ये ट्रैवल करता है तो बताओ कितने केजी की खपत हुई। तो एक बात बताइए, बात का केस आपको लिखा हुआ है ना इन द सेकेंड केस, कि 1 घंटे में 32 रुपये अगर खर्च हो रहे हैं और आपको पता है कि 1 केजी अगर 50 पैसे का है तो 1 रुपए में 2 केजी मिलेगा, तो 32 रुपए में 64 केजी मिलेगा। इसका मतलब जो 64 का मल्टीपल होगा, जो 64 का मल्टीपल होगा वही आपका आंसर बन जाएगा। जो 64 का मल्टीपल होगा वही आपका आंसर बन जाएगा। 64 का मतलब ये हुआ 2 बार 8 से कट जाना चाहिए, 2 बार 8 से कट जाना चाहिए। तो 64 से अगर आप देखें तो 64 320 को पूरा पूरा काट सकता है। और यहाँ से अगर 8 से काटेंगे, 8 छंग बचेगा 6, नहीं तो यहाँ पर अगर काटेंगे 8 8 64, 8 8 64 और ये बच जाएगा कितना, 64 और 8। तो ये भी है। तो यहाँ पर 2 ऑप्शन अभी आ चुके हैं क्योंकि 320 है और यहाँ पर 720 है। तो देखिए इसको एक बार हम लोग समझते हैं, जरा मेथड से समझते हैं और फिर आते हैं इस पर। तो सबसे पहले तो आप इस क्वेश्चन को समझिए, एक्चुअली आपको लगाना कैसे है, सॉल्व कैसे करना है। बोला जा रहा है कंजप्शन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्पीड के स्क्वायर के। अब यहाँ पर 2 बातें की जा रही है। अच्छा, आपने हमेशा देखा कि यहाँ हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाएंगे और कोई ना कोई कांस्टेंट लगा देंगे। लेकिन आप दूसरा काम ये भी कर सकते हैं, चूँकि यहाँ पर दो बार केस दिया हुआ है, तो आप ये भी काम कर सकते हैं कि भाई जो कांस्टेंट होगा, अगर आप बोले C1/C2 बराबर KV1 स्क्वायर अपॉन KV2 स्क्वायर। तो देखिए हमने K यहाँ पर नहीं लिखा, क्यों, क्योंकि सेम ही रहेगा वो तो कांस्टेंट, वो बार बार अगर लिखेंगे तो ऊपर नीचे कैंसिल भी हो जाएगा, तो उसे लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब जरा इस बात को आप फिर से समझ लीजिए, जो स्टूडेंट्स अभी तक नहीं समझ पाए। हमने आपसे बोला कि 1 केजी 50 पैसे में मिलता है हमें 1 केजी। 50 पैसे में अगर हमें मिलता है 1 केजी तो 1 रुपए में हमें कितना मिलेगा, 2 केजी। और कितने रुपए खर्च हो रहे हैं पर आवर, 32 रुपये। तो आप बोल सकते हैं 32 रुपये में कितना केजी, 64 केजी पर आवर। तो जरा इस वैल्यू को यहाँ पर पुट करिए, ये आपका आ गया C2 कंजप्शन आ गया। C1 कितना था, C1 था 100 केजी। जरा इस वैल्यू को आप यहाँ पर पुट करिए, C1 था 100 और C2 आपने निकाला 64। V1 आपको दिया हुआ है कितना, V1 आपको दिया हुआ है 40 और V2 आपको फाइंड आउट करना है और ये इसका कंप्लीट स्क्वायर है।
तो अगर ये स्क्वायर को आप लेफ्ट में ले जाएंगे तो स्क्वायर रूट हो जाएगा, और 100 का स्क्वायर रूट होता है 10 एंड 64 का स्क्वायर रूट होता है 8। तो आप बोल सकते हैं यहाँ 10/8 बचेगा। डायरेक्टली सॉल्व कर रहे हैं, इसे लिखने की ज़रूरत नहीं है, स्टेप आप ज़बरदस्ती का स्टेप मत बढ़ाइए, यहीं से कैलकुलेट कर लीजिए। 10/8, 10 से 40 को काटेंगे 4 गुणे 8 हो जाएगा 32। तो आप बोल सकते हैं V2 आ जाएगा 32 किलोमीटर पर आवर। V2 स्पीड, बाद की स्पीड कितनी आ गई 32 किलोमीटर पर आवर, और 32 किलोमीटर पर आवर से हमें कितने किलोमीटर जाना था 160 किलोमीटर जाना था। तो क्या आप टाइम T2 निकाल सकते हैं? टाइम क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और डिस्टेंस कितनी दी जा रही है 160। तो आप बोल सकते हैं 160 अपॉन V2 मतलब 32 से अगर आप काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा 5 घंटे आ जाएगा। कितने घंटे आ जाएगा 5 घंटे आ जाएगा। अब मुझे एक बात बताओ कि ये 64 kg जो पर आवर यूज़ कर रहा था, 64 kg पर आवर, भाई 32 और यहाँ से आ गया था 2 32 64 kg जो यूज़ हो रहा था वो पर आवर ही तो यूज़ हो रहा था। तो 1 घंटे में अगर 64 kg यूज़ होगा तो बोलो जल्दी से 5 घंटे में कितना kg यूज़ हो जाएगा? तो 5 गुणे 64 कर देंगे, 5 4 20, 5 6 30, 2 32। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, एक बार इस क्वेश्चन को फिर से हम लोग समझ लेते हैं। चूंकि इसने बोला जो कंजप्शन था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था स्पीड के स्क्वायर के, और 2 केस लगे हुए थे, तो हमने लिख लिया C1 अपॉन C2 बराबर V1 स्क्वायर अपॉन V2 स्क्वायर। क्योंकि जो कांस्टेंट आप मानेंगे वो ऊपर नीचे से कैंसिल हो जाएगा, इसलिए हमने नहीं लिखा। अब C1 और C2 की वैल्यू हमने पुट कर ली, V1 की वैल्यू पुट कर ली, V2 यहाँ से निकल करके आ गया 32 किलोमीटर पर आवर। हाँ, यहाँ पर एक डाउट आएगा आपको, अगर आप फंस सकते हैं यहाँ पर, ये सर 64 कहाँ से आ गया? तो फिर से मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर इसने बोला था सेकेंड केस पर 50 पैसे पर केजी चल रहा था, 50 पैसे में अगर 1 kg था तो 1 रुपये में 2 kg हो जाएगा, और इसने बोला 32 रुपये में पर घंटे 32 रुपये खर्च हो रहे थे, तो 1 रुपये में अगर 2 kg आ रहा था तो 32 रुपये में 32 गुना कर देंगे 64 kg यूज़ होगा। 64 kg कैसा? 64 kg पर आवर। तो यहाँ पर आपने पुट कर लिया 64 kg, यहाँ से आपने V2 निकाल लिया। आपको सेकंड केस की स्पीड पता लग गई, सेकंड केस की अगर आपको स्पीड पता लग गई तो यहाँ पर देखिए इसने क्या बोला है कि टाइम निकाल लीजिए, क्योंकि डिस्टेंस आपको दी जा रही है, आप टाइम निकाल लीजिए। तो टाइम निकालेंगे कैसे? डिस्टेंस अपॉन स्पीड कर देंगे, टाइम आ जाएगा। टाइम आ गया 5 घंटे का। 1 घंटे में कितना केजी यूज हो रहा था? 64 केजी यूज हो रहा था। तो 5 घंटे में कितना यूज हो जाएगा? 64 × 5 कर देंगे तो आंसर मिल जाएगा 320। आई होप आप सभी बच्चों को ये बात क्लियर हो गई होगी। चलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कॉइन्स अमंग देमसेल्फ, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। बोला गया ए, बी और सी के पास कुछ कॉइन्स हैं और A gives coins to each of B and C 1/3 of what each of them already has। इसका मतलब ये हुआ कि A ने क्या काम किया? A ने B और C को कुछ कॉइन्स दिए, और कितनी कॉइन्स दिए? तो बोला B और C के पास पहले जितनी भी कॉइन्स थी, B और C के पास पहले जितनी भी कॉइन्स थी उनका 1/3, जितनी कॉइन्स उनके पास थी उनका 1/3 उन्हें ट्रांसफ़र कर दिया, 1/3 पार्ट उन्हें और दे दिया। मतलब मेरे पास अगर 30 कॉइन्स हैं तो ए ने मुझे क्या किया? ए ने मेरी कॉइन्स का 1/3 मुझे दे दिया। 30 कॉइन्स तो मेरे पास ऑलरेडी है। फॉर एग्जाम्पल, ये कोई रियल डेटा मैं नहीं ले रहा हूँ अभी। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास अगर 30 कॉइन्स हैं तो इन 30 कॉइन्स का 1/3 अगर निकालेंगे तो कितना आएगा? 10 कॉइन्स। तो ए ने मुझे 10 कॉइन्स और दे दी, मतलब 30 कॉइन्स तो मेरे पास थी, 10 कॉइन्स मुझे और मिल गई, टोटल कॉइन्स अब कितनी हो गई? 40। तो ये बात इसने बोली है कि ए ने बी और सी को 1/3, उनकी 1/3 कॉइन्स दे दी। फिर बी ने वही काम रिपीट किया है, बी डज द सेम, दैट इज ही गिव्स टू ईच ऑफ ए एंड सी 1/3 ऑफ वॉट ईच ऑफ देम ऑलरेडी हैज़। कह रहा है उसके बाद बी ने क्या काम किया? जो ए और सी के पास थी कॉइन्स उनका 1/3 उन्हें और दे दिया। एंड आफ्टर दिस
सी ने भी सेम काम रिपीट किया। जब ये सेकेंड वाला प्रोसेस हो गया तो अब सी ने क्या काम किया, अब सी ने देखा ए और बी के पास जितनी जितनी कॉइन्स हैं उनका 1/3 ए को दिया, उसका 1/3 बी को दिया। ए के पास जितनी कॉइन्स हैं उसका 1/3 ए को दिया, बी के पास जितनी कॉइन्स हैं उसका 1/3 बी को दिया। और इस प्रकार नाउ ऑल ऑफ देम हैव सेम नंबर ऑफ कॉइन्स। और कह रहा है इस प्रकार जैसे ही ये तीसरा प्रोसेस कंप्लीट हुआ इन सभी कैंडिडेट्स के पास, तीनों कैंडिडेट्स के पास बराबर बराबर कॉइन्स हो गई। आगे आपसे बोला गया देन व्हाट वाज द रेशियो ऑफ द इनिशियल नंबर ऑफ कॉइन्स विद ए बी एंड सी। तो कह रहा है बताओ स्टार्टिंग में इनिशियली प्रारंभ में ए बी और सी के पास कितनी कितनी कॉइन्स थी, उसका आपको रेशियो फाइंड आउट करना है। तो देखिए इस प्रकार के क्वेश्चंस पर आप क्या काम करेंगे, आप शुरुआत से नहीं जाएंगे। अगर आप शुरुआत से जाएंगे तो ये क्वेश्चन बहुत लेंदी सॉल्व होगा। मैं बता दूं इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व किस तरह से करना है, आप इसमें रिवर्स प्रोसेस लगाइए। जब हम लोग पढ़ेंगे एलिगेशन टॉपिक तो वहाँ पर भी इस प्रकार के क्वेश्चंस मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा मिक्सचर पर। यहाँ पर हम लोग शुरुआत से नहीं जाएंगे, अदरवाइज बहुत लेंदी प्रोसेस है। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग उल्टा रिवर्स प्रोसेस चढ़ेंगे। अब बात को फिर से मैं एक बार आपको समझा देता हूँ, यहाँ पर आपको करना क्या है, इस बात को आप समझिए। देखिए आपसे ये बात बोली गई थी कि ए ने 1/3 पार्ट दिया है बी और सी को, देन बी ने 1/3 पार्ट दिया है, अपना 1/3 नहीं, बी ने ए और सी के पास जितना था उनका 1/3 पार्ट उन्हें और दिया। फिर सी ने अपना 1/3 नहीं दिया, सी ने ए और बी के पास जितनी जितनी कॉइन्स थी उनका 1/3 पार्ट उन्हें और दिया है। तो ये जब 1/3 पार्ट अगर हम देंगे, मेरे पास अगर जो भी रुपए हैं उसका अगर 1/3 पार्ट मुझे और मिल जाएगा तो मेरे पास तो 4 गुना पार्ट हो गया ना। मतलब अगर मेरी धनराशि का 1/3 पार्ट मुझे मिल गया, मतलब इसका मतलब x/y फॉर्म कुछ भी होती तो इसका मतलब है क्या, ये होता है इनिशियल नंबर। मतलब अगर मेरे पास 3 कॉइन्स हैं तो मुझे कितनी कॉइन्स और मिल गई, 1 कॉइन्स मुझे और मिल गई। तो अब मेरे पास टोटल कॉइन्स बाद में कितनी हो जाएगी, आफ्टर टोटल कॉइन्स कितनी हो जाएगी, 4। क्या ये इतनी सी बात क्लियर है? अगर इतनी सी बात क्लियर है तो ये क्वेश्चन इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं रेशियो की हेल्प से। यहाँ पर बोला गया 1/3 पार्ट अगर मुझे और मिल गया, मतलब मेरे पास अगर 3 कॉइन्स थी, 1 और मिल गई तो मेरे पास टोटल कॉइन्स कितनी हो जाएंगी, 4 कॉइन्स हो जाएंगी। और ऐसा प्रोसेस हमने कितनी बार अटेम्प्ट किया, ऐसा प्रोसेस हमने अटेम्प्ट किया 3 बार। पहले ए ने दिया था, फिर बी ने दिया और फिर सी ने दिया। मतलब अगर यहाँ पर कोई भी एक नंबर हम कंसिडर करना चाहें तो वो नंबर इजीली हम कंसिडर कर सकते हैं। क्या, 4 गुणे 4 गुणे 4, 4 गुणे 4 गुणे 4, 4 4 16, 4 64। मतलब फाइनली सभी के पास कॉइन्स हमने कंसिडर कर ली 64 64 64। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, आप कोई भी नंबर यहाँ पर कंसिडर कर सकते हैं, बट हमेशा ये नंबर इंटीजर बना रहे, इसलिए हमने यहाँ पर आपको एक हिंट दे दिया। अगर यही प्रोसेस 4 कैंडिडेट्स होते ABCD तो आप क्या काम करते, तो 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4, मतलब आप नंबर वहाँ पर कंसिडर कर लेते 256, ये आप बोल सकते थे। 5 होता तो 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4, 5 बार आप 4 टाइम्स आप कर लेते वहाँ पर। तो इस बात को जरा स्टार्ट करते कि लास्ट में सभी के पास इक्वल कॉइन्स हो गई। तो हमने मान लिया भाई सभी के पास 64 कॉइन्स हो गई होगी। अच्छा, सबसे लास्ट में कौन आया था, सी। सबसे स्टार्टिंग में कौन आया था, सबसे पहला स्टार्ट किया था ए ने, फिर बी ने, फिर सी ने। तो अगर हमें रिवर्स प्रोसेस करना है तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, सी, देन बी, देन ए। तो जरा सी से स्टार्ट करते हैं। सी ने क्या काम किया, सी ने ए और बी के पास जितनी भी धनराशि थी उसका 1/4 ए को दिया और उसका 1/4 बी को दिया। मतलब यहाँ पर ए के पास कोई ना कोई धनराशि थी, उस धनराशि का 1/3 इसने और दे दिया। अब अगर 1/3 इसने दिया तो इसके पास अगर 3 कॉइन्स थी, 1 और मिल गई तो टोटल कॉइन्स कितनी हो गई, 4। जरा इस बात को समझ लीजिए, फिर हम लोग डायरेक्टली लगाना चालू कर देंगे। तो 4 कॉइन्स हो गई, यहाँ पर कुछ कॉइन्स थी, इसका 1/3 मिल गया, 64 कॉइन्स हो गई। मतलब 1/3 मिलने का मतलब क्या हुआ कि पहले अगर 3 कॉइन्स थी, 1 मिल गई तो कितनी हो गई, 4।
और यहाँ आप देख पा रहे हैं कितनी कॉइन्स हो गई 64। तो जरा कंपेयर कर लो, 4 बराबर 64 तो कितने गुना 16 गुना। लेकिन यहाँ तो इनिशियली कितनी कॉइन्स रही होंगी 3, तो आप 3 की वैल्यू निकाल लेंगे, 3 गुणे 16 कितनी कॉइन्स रही होंगी 48। तो आप इस बात को बोल सकते हैं कि पहले इसके पास 48 कॉइन्स थी जब, और ये 1/3 कॉइन्स और पा गया, तो 48 का 1/3 हुआ 16, और 16 कॉइन्स अगर और पा गया तो 48 पे आपने 16 ऐड कर लिया तो कितना हो जाएगा 64। ये बात अगर आपको क्लियर है तो अब इस बात को हम लोग थोड़ा सा डायरेक्टली सॉल्व करते हैं। देखिए 1/3 कॉइन्स पाने के बाद अगर 64 हुआ तो 1/3, पहले थी 3 कॉइन्स, 1 मिल गई, हो गई 4 बराबर, तो यहाँ पर आपने देखा कि अगर 1/3 था तो 3 से हो गया 4 बराबर 64 हुआ, तो 1 बराबर 16, तो 3 बराबर हो जाएगा 48। तो इसका मतलब यहाँ पर 48 हुआ, अगेन यहाँ पर भी सेम नंबर है तो यहाँ पर भी 48 होगा। मतलब 16 कॉइन्स सी ने 16 कॉइन्स दिए हैं ए को, 16 कॉइन्स दिए हैं बी को, तो टोटल कितनी कॉइन्स दे दी हैं 32, और 64 में 32 अगर आप जोड़ देंगे तो कितना हो गया 96। मतलब 96 कॉइन्स थी, 16 कॉइन्स ए को दिए और 16 कॉइन्स बी को दिए। तो ये रहा होगा इसका थर्ड स्टेप, ये रहा होगा इसका थर्ड स्टेप। यहाँ से इसने कॉइन्स दी तो ये आ गया था इसका थर्ड स्टेप, और ये हो गया सेकेंड स्टेप पर। तो आप बोल सकते हैं कि सी का काम खत्म हो गया। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं बी के लिए। तो बी ने भी यहाँ पर ए को दी थी और बी ने सी को दी थी। कितनी कितनी कॉइन्स दी थी 1/3 ट्रांसफ़र करने के बाद यहाँ पर 48 आया होगा। इसका मतलब पहले कितना रहा होगा, तो पहले वाली अगर वैल्यू निकालनी है तो 1/3 पाने के बाद 48 हुआ है। 3 से 4 से 3 का रेशियो चल रहा होगा। आप सिंपली ऐसे सोच सकते हैं 4 बराबर 48 है तो 12 गुना हुआ, 12 गुणे 3 कर लेंगे तो 36। यहाँ से कंपेयर कर लीजिए, यहाँ से कंपेयर कर लीजिए, 4 बराबर 96 हुआ तो 24 का 3 गुना कर लेंगे 72। तो आप बोल सकते हैं यहाँ पर कितना आया था 4 12 48, तो 12 इसने ट्रांसफ़र किया था ए को, और यहाँ से अगर कंपेयर कर लेंगे 4 24 96, तो 24 इसने ट्रांसफ़र किया था किसे सी को। 12 ट्रांसफ़र किया है ए को और 24 कॉइन्स ट्रांसफ़र किए हैं सी को। तो इसका मतलब इसके पास टोटल कितनी कॉइन्स रही होगी, तो 48 + 12 हो गया 60, 60 + 24 हो गया 84। तो आप बोल सकते हैं बी के पास पहले कितनी कॉइन्स रही है 84। अच्छा, ये बी के लिए आपने बी को भी ट्रांसफ़र करा लिया। अब इसके सबसे पहली बात रही थी ए के लिए। ए ने ट्रांसफ़र किया था किसे बी को और सी को। ए ने ट्रांसफ़र किया था किसे बी को और सी को। तो देखिए इसका मतलब पहला रेशियो कितना 3 से 4 रहा होगा। फिर से रेशियो भाई 1/3 ही अगर ट्रांसफ़र कर रहा है तो 3 से 4 रेशियो रहा होगा। मतलब 4 बराबर अगर 84 हो गया तो 21 गुना, तो यहाँ पर इसका मतलब 21 कॉइन्स ट्रांसफ़र हुई हैं, और 21 गुणे 3 हो गया 63। 21 गुणे 3 हो गया 63। यहाँ से ज़रा कंपेयर करिए, 4 बराबर 72 तो 18 गुना है, तो इसका मतलब 18 कॉइन्स ट्रांसफ़र हुई हैं, और 18 कॉइन्स किसे ट्रांसफ़र हुई हैं ए ने ट्रांसफ़र किया है सी को। तो 18 गुणे 3 कर लो 54। तो इसका मतलब अगर ए की हम बात करें तो ए के पास पहले कॉइन्स रही कितनी थी 36 कॉइन्स, तो बाद में बची हैं 21 कॉइन्स प्लस 18 कॉइन्स और थी। 21 कॉइन्स इसने ट्रांसफ़र कर दिया था यहाँ पर बी को, और यहाँ पर 4 18 72 18 कॉइन्स ट्रांसफ़र कर दिया था सी को। तो ए के पास स्टार्टिंग में कॉइन्स कितनी रही थी 36 और प्लस 21 प्लस 18, तो आप बोल सकते हैं 8 6 14 और 1 15, 3 3 6 और 1 7। ये इनके पास स्टार्टिंग में कॉइन्स रही थी। आपको इस ऑप्शन में दिया जा रहा है रेशियो, तो आप इसे रेशियो सिंप्लीफाई कर लीजिए। 3 से काटेंगे 25, 3 से काटेंगे 21 और 3 से काटेंगे 18, तो आप बोल सकते हैं 25 21 और 18 का रेशियो रहा था। मतलब ऑप्शन नंबर रहा था इसका फर्स्ट। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन और मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा जब एलिगेशन टॉपिक होगा। आपको स्टार्टिंग से नहीं जाना है, वो प्रोसेस बहुत लेंथी होते हैं। आप रिवर्स अगर करेंगे तो आपका सेकेंड में ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। आइए समझते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86।
देखिए क्वेश्चन नंबर 86 पर लिखा हुआ देयर आर 2 पॉकेट्स ए एंड बी, 2 जेब हैं, 2 पॉकेट्स हैं ए और बी, और बोला जा रहा है पॉकेट ए कंटेन्स ₹1 50 पैसे एंड 20 पैसे कॉइन्स। जो जेब ए है उस पर जो कॉइन्स है वो दी जा रही है आपको ₹1 50 पैसे और 20 पैसे की कॉइन्स है, और जो पॉकेट बी है उस पर 50 पैसे 25 पैसे और 10 पैसे की कॉइन्स है। इफ़ द रेशियो ऑफ द अमाउंट इन ए एंड बी इज़ 5:4, बोला गया ए और बी पर अमाउंट का रेशियो चल रहा है 5:4 का, एंड कॉइन्स आर इन द रेशियो ऑफ 235 एंड 3x8 इन पॉकेट ए एंड बी रेस्पेक्टिवली। बोला गया जेब ए और बी में जो कॉइन्स हैं उन कॉइन्स का रेशियो दिया जा रहा है 2, 3, 5 और 3x8 का। तो कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू बता दो। तो अभी तक आपने देखा था जो आपको लास्ट वीडियोस में मैंने आपको प्रैक्टिस करवाया, लास्ट क्लास में जो प्रैक्टिस हुई थी उस पर आपको एक एक जेब के क्वेश्चंस आपको करवाए गए थे, और यहाँ पर अब हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं डबल पॉकेट्स का। तो देखिए स्टार्ट करते हैं, इस पर पॉकेट ए है और पॉकेट बी है, और यहाँ पर अमाउंट का रेशियो दिया जा रहा है 5:4 का। अच्छा, अब अगर मैं डिनोमिनेशन की बात करूं तो डिनोमिनेशन पॉकेट ए पर कौन कौन से थे? 100 पैसे, 50 पैसा एंड 20 पैसे। और पॉकेट बी पर कौन कौन से डिनोमिनेशन चल रहा था? 50 पैसे, 25 पैसे एंड 10 पैसे। अब इसके बाद अगर नंबर ऑफ कॉइन्स की बात करें तो नंबर ऑफ कॉइन्स दी जा रही थी पॉकेट ए पर 235 के रेशियो में, और पॉकेट बी पर रेशियो चल रहा था 3x8 का। अब अगर अमाउंट हम लोग अपनी तरफ से बनाए तो मुझे एक बात बताइए, अगर 100 पैसे की 2 कॉइन्स है तो अमाउंट कितना बनाएगी? 200 पैसे। अगर 100 पैसे की 2 कॉइन्स है तो अमाउंट कितना बनाएगी? 200 पैसे। 50 पैसे की 3 कॉइन्स हैं 150 पैसे, और 20 पैसे की 5 कॉइन्स हैं 100 पैसे। इन द सेम वे अगर हम पॉकेट बी की बात करें तो 50 पैसे की 3 कॉइन्स है तो 150 पैसे अमाउंट बनाएगी। 25 × x 25x, और 10 × 8 ये हो गया 80 पैसे। अब आपसे ये बात बोली गई कि पॉकेट ए और बी में अमाउंट का रेशियो आपको दिया था 5:4 का। तो जरा हम यहाँ पर अमाउंट देखें, ये रहा पॉकेट ए का अमाउंट और ये रहा पॉकेट बी का अमाउंट, और ये अमाउंट किस रेशियो में आपको दिया है? क्वेश्चन पर 5:4 के रेशियो में दिया हुआ है। तो जरा इसे आप जल्दी से काउंट कर लीजिए, 200, 300, 400, 450, यहाँ तो आ गया 450, और यहाँ कितना आ गया? 15, 8, 23, 230 + 25x। तो अगर ये 5:4 में दिया हुआ है तो 5 की वैल्यू आपको कितनी दी जा रही है? 450। तो 5 बराबर अगर 450 दिया, 5 बराबर अगर 450 दिया तो इसका मतलब ये 90 गुना डेटा दिया हुआ है आपको। 5 बराबर 450 तो 90 गुना दिया है, तो 4 का अगर आप 90 गुना कर लेंगे, 4 को भी अगर आप 90 गुना कर लेंगे तो ये बराबर हो जाएगा 360। ये बराबर हो जाएगा 360 के। बस यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल लीजिए। 360 से आप 230 घटा लीजिए, या आप ऐसे सोच सकते हैं कि भाई 230 में हम क्या जोड़ें कि 360 आ जाए। तो आपने देखा यहाँ पर 130 जोड़ना पड़ेगा, मतलब 25x बराबर कितना हो गया? 130। 25x बराबर कितना आ जाएगा भाई? 130 आ जाएगा। 130 आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर 5 से आप डिवाइड कर लेंगे तो 26 आ जाएगा। 26 आ जाएगा। वैल्यू ऑफ x आपको फाइंड आउट करनी थी, वैल्यू ऑफ x फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि अगर यहाँ पर अगर 25 से आप डिवाइड करेंगे तो ये कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं है, जो कि ऑप्शन में दिया हुआ था इंटीजर 4, 5, 6, 3। तो मतलब यहाँ पर एक करेक्शन है। करेक्शन क्या है? यहाँ पर ये वाला जो डेटा है इसे आप कर लीजिए 25 पैसे। ज़रा ध्यान दीजिएगा सभी लोग, इसे आप कर दीजिए 25 पैसे। तो अगर आप इसे 25 पैसे करते हैं, ये डेटा वहाँ पर गलत लिख गया था, इसे आप 25 पैसे करिए, और 25 पैसे अगर आपने किया तो 25 5 हुआ 125, तो ये हो जाएगा 125। और इसे अगर आप जोड़ते हैं 200, 300, 400, 475, तो ये यहाँ पर आ जाएगा डेटा कितना? 475।
5 बराबर 475 हुआ तो 5 9 45, 5 5 25, तो आप बोल सकते हैं ये कितने गुना हो गया, 95 टाइम्स हो गया। 5 से अगर आप कैंसिल करें, 5 9 45, पापा 25, ये हो गया 95 टाइम्स। तो यहाँ पर इस रेशियो को आपने कर लिया 95 टाइम्स। 4 5 हो गया 20, 4 9 36 और 2 हो जाएगा 38। तो यहाँ पर अब ये वैल्यू करेक्ट हो चुकी है, ये वैल्यू आ जानी चाहिए 380। तो 380 से अगर आपने 230 सब्ट्रैक्ट किया तो ये आ जाएगा यहाँ पर 150, ये यहाँ पर आ जाएगा 150, और 25x बराबर अगर 150 हुआ तो x बराबर हो जाएगा 6, मतलब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। आई होप ये क्वेश्चन सभी को समझ आ गया होगा। थोड़ी सी कैलकुलेशन ज़्यादा थी, बट जिन स्टूडेंट्स के क्वाइंस के क्वेश्चन सिंगल पॉकेट वाले अगर क्लियर हैं तो ये क्वेश्चन बहुत आसान था, बस यहाँ पर डबल पॉकेट मैंने कर दिया था। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87। देखिए 87 क्वेश्चन का अभी इसी टाइप का सेम टाइप का मैं डिस्कशन आपको करवा चुका हूँ, जिस पर आपको मैंने सबसे पहले बताया था बेसिक कंसेप्ट मीन्स डायरेक्ट आप रेशियो से कैसे बनाते हो, और फिर रेशियो का यूज़ करके बताया था सेकंड मेथड, और फिर हमने आपको एक तीसरा तरीका भी बताया था बाई ऑप्शनल अप्रोच। तो जो भी स्टूडेंट्स अभी अभी जुड़ रहे हैं वो मैं बता दूं, लास्ट में जा करके जैसे ही अभी आज की क्लास ओवर हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी, उसके बाद आप जा करके उस क्वेश्चन को आप रीड करिएगा, वहाँ से आपको बेसिक अप्रोच का भी आइडिया लग जाएगा। अब जल्दी से जो स्टूडेंट लास्ट क्वेश्चन को सीख चुके थे, ज़रा यहाँ पर आप अपनी ऑप्शनल अप्रोच को लगा दीजिए और जल्दी से मुझे आंसर करिए क्या आंसर आना चाहिए। देखिए मैं बता दूँ, इसमें अगर रेशियो से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करें, देखिए रेशियो को मैंने कई मेथड अभी आपको बताए थे, बट उसमें जो बेस्ट मेथड था रेशियो का वो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, और बाकी जो स्टूडेंट सीख चुके थे फटाफट मुझे इस क्वेश्चन का आंसर कर दीजिए। देखिए 5 + 4 को अगर आप जोड़ते हैं तो कितना आता है, 9, और 9 का मीनिंग 432 स्टूडेंट के बराबर दिया हुआ था, और यहाँ पर इसने बात बोली थी कितना गुना चल रहा था, 9 4 36 और 9 8 72, आप बोल सकते हैं 48 गुना चल रहा है। मीन्स बॉयज़ और गर्ल्स पहले कितने थे, 5:4 के रेशियो में थे, जिसमें आप बोल सकते हैं कि भाई 48 गुना इसका फैक्टर चल रहा है, बोल सकते हैं 1 बराबर कितना चल रहा है, 48। भाई आप 9 से अगर इसे काटेंगे तो 1 बराबर कितना चलेगा, 48। अब जरा देखिए कितने बॉयज़ यहाँ पर बढ़े हैं, 12 बॉयज़ यहाँ पर बढ़े हैं। तो अगर 48 पर फैक्टर आता है, रेशियो आता है 1 का, तो 12 पर कितना आ जाएगा, 12 पर कितना आ जाएगा, क्या 1/4 हो जाएगा। भाई इस पर 4 से अगर डिवाइड कर रहे हैं तभी तो आएगा 12, तो यहाँ पर 4 से डिवाइड करेंगे तो 1/4 आएगा। तो आप बोल सकते हैं कि बॉयज़ कितने बढ़े हैं, 1/4, तो हो कितने जाएंगे, अगर 1/4 आप जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 21/4। लेकिन बाद में रेशियो हो जाता है 7:6 का, बाद में तो रेशियो हो जाता है 7:6 का, बट आप कह रहे हैं रेशियो हो गया 21/4 का। तो ज़रा इसे कंपेयर कर दीजिए, 7 बराबर 21/4, मतलब 3/4 का गुणा हुआ, तो 3/4 का गुणा इधर कर लेंगे, 6 × 3 18, 18/4। ध्यान दीजिए मैंने आपसे बार बार बोला है, 4 हम लोग कभी नहीं करते। 4 का मतलब होता है नंबर के आधे का आधा। तो अगर 18/4 है तो 18 का आधा करेंगे 9, और 9 का आधा कर देंगे 4.5। तो आप बोल सकते हैं यहाँ का फिगर रहा होगा 4.5, मतलब 4 से हुआ है 4.5। गर्ल्स 4 से बढ़ गई, 4.5 हो गई, मतलब कितनी बढ़ गई, हाफ, आधी बढ़ गई। देखिए 1/4 पर कितना आता है, 12, तो यहाँ से हो गया 1/2, मतलब जस्ट 2 गुना हो गया। या आप बोल सकते हैं 1 का आधा, 1 से अगर आधा बनाना है तो इसका हाफ करना पड़ेगा, 48 का हाफ कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 12, कितना, सॉरी इसका हाफ कर देंगे कितना आ जाएगा, 24। मतलब आप बोल सकते हो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके पहले भी एक मैंने आपको तरीका और भी रेशियो का बताया था, वो आप लास्ट क्वेश्चन में जाके चेक करिएगा। अच्छा, अगर इस मेथड से भी आपको बचना है, आपको बिल्कुल ऑप्शनल अप्रोच पर जाना है, तब देखिए क्या तरीका है, फिर से समझ लीजिए। जो स्टूडेंट नहीं समझ पाए थे समझिए बात को। हमारे पास 432 स्टूडेंट्स हैं और 12 लड़के बढ़ गए, तो 432 तो थे ही,
432 में 12 और बढ़ गए, तो 32 प्लस 12 कितना हो गया 44। मतलब आप बोल सकते हैं अब टोटल स्टूडेंट कितने हो गए 444 स्टूडेंट हो गए। और फिर कुछ लड़कियां भी आई हैं, कितनी लड़कियां आई वो आपको नहीं पता है, तो हमने मान लिया x लड़कियां आ गई, तो इसका मतलब क्या हो गया यहाँ पर 444 लड़के थे, टोटल स्टूडेंट थे, x लड़कियां और आ गई, तो बाद में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हो गए ये। और आपसे क्वेश्चन में कहा है बाद में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का रेशियो कितना हो गया 7:6 का। तो आप कह सकते हैं कि बाद में ये कंप्लीट नंबर जो आया ये कंप्लीट रेशियो से मतलब 13 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। जी हाँ, कंप्लीटली डिविजिबल होगा, पूर्णतया विभाजित होगा, और पूर्णतया विभाजित होना भी चाहिए, अदरवाइज आप समझ रहे हैं क्या होगा, फिर से वही कंडीशन आएगी। अगर आप कंप्लीटली इंटीजर में बॉयज़ और गर्ल्स को डिवाइड नहीं कर पाए तो फिर बॉयज़ और गर्ल्स मतलब कैसे, क्या ये पॉसिबिलिटी हो सकती है बॉयज़ और गर्ल्स डेसिमल में आ जाए, वो पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती है। तो ये नंबर कंप्लीटली 13 से डिविजिबल होना चाहिए। तो अब आप सोच लीजिए x की जगह में ऐसा कौन सा ऑप्शन उठा करके जोड़ें ताकि ये कंप्लीटली डिविजिबल हो। तो देखिए इसका भी तरीका है, आप चाहे तो बाई ऑप्शन उठा करके रख लें, या इसका भी तरीका आप जान लीजिए। आप यहाँ पर 13 से डिवाइड करिए और देखिए क्या रिमाइंडर आ रहा है। 13 से डिवाइड करेंगे, 13 3 39, 5 बचेगा, 13 4 52, 52 और 2 54, तो 2 + x बचा। मतलब यहाँ से आपने 13 से डिवाइड किया, रिमाइंडर आ गया 2। तो अब आप सोचिए x में ऐसा कौन सा मान, ऐसा कौन सा हम ऑप्शन रख ले सो दैट उसमें 2 जोड़ें तो वो 13 से डिविजिबल हो जाए। तो अगर आपने 16 रखा तो 16 + 2 18 हुआ, और 18 इज नॉट डिविजिबल बाई 13, मतलब पहला ऑप्शन तो रॉन्ग हुआ। अगर आपने 24 लिया, 24 + 2 26, एंड 26 इज डिविजिबल बाई 13, तो आप कह सकते हैं सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। आई होप आप सभी बच्चों को बात क्लियर हो गई होगी। चलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आइए तो हम लोग समझते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88। देखिए इस क्वेश्चन में आपसे ये बात बोली गई, इन अ फैमिली देयर वर n कैंडिडेट्स, एक परिवार में टोटल n व्यक्ति हैं, द एक्सपेंडिचर ऑफ राइस पर मंथ इन दिस फैमिली इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द 5 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स इन द फैमिली। बोला गया जो एक्सपेंडिचर है वो एक्सपेंडिचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एक्सपेंडिचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ कैंडिडेट्स के स्क्वायर के 5 टाइम्स के। ये आपसे कंडीशन यहाँ पर बोली गई। आगे बोला इफ वन सन लेफ्ट द फैमिली, कह रहा है यदि एक बेटा परिवार छोड़कर चला जाए तो उसकी खपत में कितने केजी की कमी हो जाती है, बोला 35 केजी की कमी हो जाती है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n, तो आपको n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। मतलब इनिशियल जो भी खर्चा था और बाद में जब एक कैंडिडेट चला गया तब जो खर्चा है उन दोनों ही खर्चों का डिफरेंस, एक्सपेंडिचर का डिफरेंस अंतर, वो आपको दिया जा रहा है 35 केजी। तो आपसे बोला बताओ इस कंडीशन के अनुसार कितने कैंडिडेट्स फैमिली में होने चाहिए थे। तो वेरी सिंपल यहाँ पर आप क्या काम कर सकते हैं कि आपने इनिशियल खर्च देखा तो 5n², और जब एक कैंडिडेट चला गया तो एक कैंडिडेट अगर कम हुआ तो एक कैंडिडेट कम होने पर नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बचेंगे n-1, तो एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा 5n-1 का होल स्क्वायर। और आपसे बोला कि यहाँ पर खर्च में खपत में कितने की कमी हुई, एक्सपेंडिचर में कमी हो गई कितने की 35 केजी की। तो बस अब आप यहाँ से इसे सॉल्व कर सकते हैं। 5 से अगर आप कैंसिल करेंगे तो n² - n-1 का स्क्वायर इक्वल टू 5 7 जा 35, मतलब ये आपने एक इक्वेशन बना ली। आप इससे ज़्यादा भी इसे सॉल्व कर सकते हैं, आप क्वाड्रेटिक बना सकते हैं, आप ओपन कर सकते हैं, बट आपको ओपन करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपसे बोला गया है n की वैल्यू और यहाँ पर हमें ऑप्शन दिए हुए हैं। आप ऑप्शन की हेल्प लीजिए। सबसे पहले डिफरेंस बहुत छोटा है तो आप छोटी छोटी वैल्यूज़ उठाइए। हमने फॉर एग्जाम्पल उठा लिया, अगर 5 उठाया तो 5 का स्क्वायर करेंगे 25, 5 - 1 4 का स्क्वायर करेंगे 16,
25 से 16 घटा देंगे तो आ जाएगा 9, जबकि डिफरेंस आपको दिया है 7, मतलब ये बात हो गई गलत। तो ऑप्शन में 5 नहीं आ सकता है। अच्छा, अगर 4 को आप चेक करते हैं तो 4 का स्क्वायर करते 16, 4 माइनस 1 3 का स्क्वायर करते 9, और 16 में से 9 घटा देते तो आ जाता 7, और आपको इस कंडीशन में मिल भी रहा है 7, मतलब आपका ये ऑप्शन सही हो गया। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर डी। आपको ओपन करने की जरूरत नहीं है, आपको एग्जाम पर ऑप्शंस मिलते हैं, आप ऑप्शंस का ही सहारा लीजिए, ऑप्शंस की हेल्प लीजिए। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो आइए अब हम लोग समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89। क्वेश्चन नंबर 89 में आपसे ये बात बोली जा रही है, द ड्यूरेशन ऑफ अ रेलवे जर्नी वैरीज एज द डिस्टेंस एंड इनवर्सली एज द स्पीड। देखिए क्वेश्चन की लेंथ थोड़ी सी बड़ी है, क्वेश्चन को पढ़ने में आपको टाइम लग सकता है, क्वेश्चन की कैलकुलेशन थोड़ी मोड़ी से ज़्यादा हो सकती है, बट क्वेश्चन का लेवल बहुत इजी है। एक बार अगर आपने समझ लिया ये क्वेश्चन आपको हमेशा के लिए तैयार हो जाएगा। और इन प्रकार के वेरिएशन के क्वेश्चन में आपको बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना होता है, कोई नई चीज़ आपको सीखने की ज़रूरत नहीं है, जो क्वेश्चन में आपको दिया जा रहा है बस उसी पर आप वर्क कर दीजिए। बोला गया द ड्यूरेशन ऑफ अ रेलवे जर्नी वैरीज एज द डिस्टेंस। तो दुनिया को पता है कि जो टाइम होता है वो टाइम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? डिस्टेंस के, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? स्पीड के। तो ये सभी बच्चों को इस बात को पता होगा जो कि इसने यहाँ पर लिख दिया है, जबकि आप सभी को ये बात पता होनी भी चाहिए कि टाइम जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्पीड के। आप देख सकते हैं डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम, सभी बच्चों को पता होगा। आगे लिखा हुआ द स्पीड वैरीज डायरेक्टली एज द स्क्वायर रूट। अब यहां से एक नई लाइन इसने जोड़ी है, इस बात को जरा समझिए। बोला गया द स्पीड वैरीज डायरेक्टली एज द स्क्वायर रूट। स्पीड जो है, अब स्पीड के बारे में बात बोली जा रही है क्या? कि स्पीड जो है वो डायरेक्टली, स्पीड जो है वो डायरेक्टली वैरीज डायरेक्टली एज द स्क्वायर रूट ऑफ क्वांटिटी ऑफ कोल यूज्ड। स्क्वायर रूट ऑफ quantity of coal used and inversely as the number of carriage in the train। और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ कैरेज के। तो यहाँ पर आप बोल सकते हैं नंबर ऑफ वैगन्स, W आपने कर लिया यहाँ पर। आगे आपसे बोला गया इन अ जर्नी ऑफ 50 किलोमीटर इन हाफ एन आवर। 50 किलोमीटर की जर्नी थी, टाइम कितना लग रहा था? हाफ एन आवर का। कितने डिब्बे थे इसमें? 18 कैरेज, 18 वैगन्स थे। और आपसे बोला गया कोल कितना है यूज़ किया गया? 100 kg कोल यूज़ किया गया। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर आपको 4 वेरिएबल्स दिए जा रहे हैं, और अगर आप यहाँ पर इस कंडीशन को भी समझे तो यहाँ पर भी आपको 4 वेरिएबल मिले। कौन कौन से आपको मिल गए? एक तो आपको टाइम मिल गया, एक डिस्टेंस मिल गया, स्पीड दोनों जगह सेम था, यही आपको रिलेट कराएगा। एक आपको यहाँ पर क्वांटिटी मिल गया और एक यहाँ पर नंबर ऑफ वैगन्स मिल गया। तो आपको यहाँ पर भी 4 वेरिएबल मिल चुके हैं। अच्छा, तो स्पीड को अगर मैं ऊपर ले जाऊँ तो क्या अब स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल d/t आप बोल सकते हैं? तो आप यहाँ पर स्पीड को ऊपर ले गए, t को आप नीचे ले आए, तो आप ये बात बोल सकते हैं। अब इस बात को मैं यहाँ से हटा देता हूँ, तो जरा v को आप अगर हटाएंगे तो क्या अब आप ये भी बोल सकते हैं d/t बराबर या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल √q/w। तो अगर यहाँ पर 2 कंडीशंस यूज़ हुई हैं, अभी थोड़ी देर पहले हम लोग ने इस प्रकार का एक क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था, तो आप बोल सकते हैं d1/t1 अपॉन d2/t2 इज इक्वल टू यहाँ के लिए √q1/w1 अपॉन √q2/w2। बस ये आपको इतनी सी बात प्रोपोर्शनल पर कर देनी है, जो कि आपको क्वेश्चन के अंदर कंडीशंस दी जाती हैं। अब सिंप्लीफाई आपको कर लेना है, वैल्यूज को आपको यहाँ पर पुट कर लेना और इसे सिंप्लीफाई कर देना है। आपसे सेकंड के लिए पूछा गया है हाउ मच कोल विल बी कंज्यूम्ड, कितना कोल बाद में कंज्यूम किया जा रहा है। तो आपसे क्वांटिटी पूछ ली गई कोल की इन अ जर्नी ऑफ 42 किलोमीटर। देखिए बाद की आपको डिस्टेंस पता लग गई है, बाद का आपको टाइम पता लग गया है, और बाद के आपको नंबर ऑफ वैगन्स, डिब्बों की संख्या पता लग चुकी है। तो सिंपली आप वैल्यू को उठाइए और यहाँ पर पुट कर लीजिए और सॉल्व कर लीजिए। आपकी कैलकुलेशन अगर फास्ट है तो आप जल्दी सॉल्व कर ले जाएंगे। तो देखिए वैल्यू को जरा एक बार हम लोग पुट करते हैं। बोला गया 50 किलोमीटर
ये क्या है 50 किलोमीटर डिस्टेंस है, तो यहाँ पर 50 आ गया। इन हाफ एन आवर, आधे घंटे में अगर 50 है तो 1 घंटे में 100 किलोमीटर होगा। तो आप इस बात को रख सकते हैं 50/1/2, ध्यान दीजिएगा 50/1/2, तो ये 2 ऊपर पहुंच जाएगा, तो आपने बोल दिया यहाँ पर आ गया ऊपर 100 आ गया। और आगे इसने बोला है कितना डिस्टेंस कितना चल रहा है 50 इन हाफ एन आवर इन 18 कैरेजेस, तो आपको नंबर ऑफ वैगन्स पहले वाले पता लग गए 18 है, ठीक। 100 kg कोल यूज़ हुआ था, तो ये क्वांटिटी कितना यूज़ हुआ है 100 kg। तो देखिए ध्यान दीजिए यहीं पर वैल्यू को मैं पुट कर रहा हूँ, बार बार आपको लिखना नहीं है। अगर आप स्क्वायर रूट निकालेंगे 100 का, 100 पुट किया स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या ये 10 आ जाएगा। तो आपने लिख लिया यहाँ पर 10 डिवाइड बाई, और यहाँ पर भी डिवाइड बाई, यहाँ पर भी डिवाइड बाई। अब देखिए D2 और T2 की वैल्यू ढूंढते जरा, तो सेकेंड वाले केस पर आ जाइए और डिस्टेंस आपको दी जा रही है 42, तो आपने पुट कर लिया 42। और देखिए टाइम की अगर बात करें 28 मिनट्स, और मिनट्स को अगर आप आवर्स में चेंज करेंगे तो 28/60 होगा, 28/60 हो गया, तो ये आ गया 60 यहाँ पर हो गया मल्टीप्लाई। अच्छा √Q2 यही तो आपसे पूछा गया है, आपसे बाद वाली क्वांटिटी ही पूछी जा रही है, तो यहाँ पर आपने कर लिया √Q2 डिवाइड बाई नंबर ऑफ वैगन्स, तो नंबर ऑफ वैगन्स बाद में कितने थे 16, तो यहाँ पर आपने वैल्यू को पुट कर लिया 16। अब ये आप वैल्यू सभी बच्चे सॉल्व कर सकते हैं, तो इस वैल्यू को आप जल्दी से फटाफट सॉल्व कर लीजिए, देखिए क्या वैल्यू निकल करके आती है। ध्यान दीजिए यहाँ पर आप इसे क्या लिख सकते हैं, इसे आप लिख सकते हैं 10/18, इसे आप लिख सकते हैं 10/18 इंटू डिवाइड में √Q2, और ये जो 16 था सबसे नीचे ये पहुंच गया ऊपर, तो इस बात को मैं अब यहाँ से हटा देता हूँ, इस बात को यहाँ से हटा देता हूँ, इस वैल्यू को आपने कन्वर्ट कर दिया इस पर। आप ज़रा यहाँ से कंपेयर करिए और काटा पीटी लगाइए। देखिए अगर मैं 14 से काटूँ 14 3 14 2 और 2 से काट दूँ इसे, तो ये आ जाएगा 30, और 30 3 हो गया 90, तो 90 100/90 को आप बोल सकते हैं 10/9, आप बोल सकते हैं 10/9। तो देखिए आपने 10 से 10 कैंसिल किया, 9 2 18 हो गया, 2 8 16 हो गया, √Q2 बराबर 8 है, तो Q2 बराबर √8, 8 का स्क्वायर हो जाएगा, 8 का स्क्वायर 8 8 64, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा डी। आपने देखा सिर्फ कैलकुलेशन में जितनी फास्ट आप कैलकुलेशन कर सकते हो उतना जल्दी आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इस क्वेश्चन में, इस प्रकार के क्वेश्चन में केवल लैंग्वेज बड़ी होती है, क्वेश्चन में बिल्कुल भी दम नहीं होता है। क्यों? क्योंकि आपको ना कोई फॉर्मूला जानने की ज़रूरत है, ना आपको कोई कंसेप्ट जानने की ज़रूरत है, जो क्वेश्चन में दिया जा रहा है लाइन, बस वही वेरिएशन आप यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं। चलिए आज की क्लास में हम लोग चलते हैं अब लास्ट क्वेश्चन की तरफ। आज की क्लास का सबसे लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो चलते हैं आज की क्लास के सबसे लास्ट क्वेश्चन पर, सबसे लास्ट क्वेश्चन नंबर 90। देखिए ये भी बहुत बढ़िया, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को भी आप बिना किसी फॉर्मूले के वेरिएशन का यूज़ करते हुए लगा सकते हैं। लिखा हुआ है 18 टन कोल इज ट्रांसपोर्टेड बाय ट्रेन टू 400 किलोमीटर। यदि 18 टन कोयले को ट्रांसपोर्ट किया जाता है कितने किलोमीटर तक? 400 किलोमीटर तक अगर ले जाया जाता है, देन टोटल एक्सपेंडिचर इज ₹750, तो कुल मिलाकर 750 रुपये खर्च हो जाते हैं। देन फाइंड द एक्सपेंडिचर टू ट्रांसपोर्ट 280 टन। अब कह रहा है तो बताओ, अच्छा 280 टन अगर हम कोयला ले जाएं कितने किलोमीटर तक ले जाएं? 576 किलोमीटर तक ले जाएं फ्रॉम शिप। पहले किससे लिया जा रहा था? पहले कह रहा है ट्रेन से ले जा रहे थे, अब किससे ले जा रहे हैं? अब कह रहा है बाद में हम शिप से ले जाना चाहते हैं। और वाइल द फेयर ऑफ शिप इज 3/10 पार्ट ऑफ द ट्रेन, और कह रहा है कि जो शिप का फेयर है, शिप का किराया, वो ट्रेन के किराए का 3/10 है। तो आपसे ये पूछा जा रहा है शिप से कितना चार्ज, कितना फेयर आएगा। तो एक बात हम यहाँ पर ये सॉल्व कर ले सबसे पहले, क्या कि शिप में टोटल खर्च कितना आता है, और जितना भी शिप में टोटल खर्च आएगा उसका 3/10 पार्ट हम निकाल लेंगे, उसका हम 3/10 पार्ट निकाल देंगे, वो आ जाएगा शिप का फेयर। लिखा हुआ है वाइल फेयर ऑफ शिप इज 3/10 पार्ट ऑफ द ट्रेन। ट्रेन से जितना भी खर्च आता है उसका अगर 3/10 कर देंगे तो वो शिप का फेयर आ जाएगा। तो आप अगर ट्रेन का फेयर निकाल लेते हो उसका 3/10 टाइम्स आप कर देंगे, आपको शिप का फेयर पता लग जाएगा।
तो देखिए एक बात सोचिए, अब यहाँ पर कोई भी वेरिएशन की कंडीशन आपको नहीं दी है और लास्ट वाले क्वेश्चन पर आपको कंडीशन दी थी तो आपने कंडीशन बना ली थी, बट यहाँ पर आपको नहीं दी है। तो आप सोच सकते हैं इस बात को, आप सोचेंगे कैसे उस बात को जरा समझिए। लिखा हुआ है 18 टन कोल। एक बात सोचिए, आप जितना ज़्यादा कोयला ले जाएंगे, आप जितना ज़्यादा कोयला ट्रांसपोर्ट करेंगे उतना ज़्यादा रुपए खर्च होगा। भाई ऐसा तो नहीं हो सकता ना आपने कोयला ज़्यादा ले लिया और रुपए कम खर्चा हो। भाई आप जितनी ज़्यादा क्वांटिटी में आप ट्रांसपोर्ट करेंगे कोयले को उतना ज़्यादा खर्च आएगा। मीन्स यहाँ पर क्या हुआ कि जो क्वांटिटी है, जो कोयले की क्वांटिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी किसके? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी रुपीस के एक्सपेंडिचर के। आगे लिखा हुआ है बाई ट्रेन टू 400 किलोमीटर। अब एक बात आप और सोचिए, आप जितना ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे रुपए भी तो उतने ज़्यादा ही खर्च होंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि हम ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करें तो रुपए कम खर्च हो। अगर आप डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो एक्सपेंडिचर बढ़ेगा। इसका मतलब आप बोल सकते हैं कि जो डिस्टेंस है वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके? एक्सपेंडिचर के। जो डिस्टेंस है वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके? एक्सपेंडिचर के। तो आप फाइनली बोल सकते हैं Q इंटू डी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल E। हाँ या ना? अब यहाँ पर इक्वेट करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब यहाँ पर प्रोपोर्शनल का सिंबल अगर आप हटाते हैं तो कोई ना कोई आपको कांस्टेंट लगाना होता है। ये सारी बातें हम लोग छोटी क्लास में पढ़ा करते थे। यहाँ पर ऐसा कुछ आपको नहीं करना है, चूंकि आपको दो कंडीशंस दी जा रही हैं। आप सिंपली क्या करेंगे, Q1 इंटू D1 अपॉन Q2 इंटू D2 बराबर E1 अपॉन E2। हाँ या ना? भाई K यहाँ पर आएगा, K यहाँ पर आएगा, वो कांस्टेंट तो सेम होगा, कांस्टेंट सेम होगा, ऊपर नीचे से कैंसिल होगा, तो एक स्टेप बढ़ा करके लिखने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। अब आप क्या काम करिए, आप वैल्यू को उठाइए और वैल्यू को यहाँ पर पुट कर लीजिए। Q1 की वैल्यू देखिए कितनी दी जा रही है, यहाँ पर क्वांटिटी की, यहाँ पर क्वांटिटी दी जा रही है, पहले 18 दी गई है, फिर डिस्टेंस दी जा रही है 400 और एक्सपेंडिचर जल्दी से देखिए कितना दिया हुआ है 750। और नीचे सेकेंड स्टेप पर अभी हम लोग ट्रेन के लिए ही निकाल लें, 3/10 कर देंगे टोटल खर्चे का, तो वो शिप का खर्चा आ जाएगा। तो अभी हम लोग ट्रेन का ही खर्चा निकाल लेते हैं। Q2 देखिए जल्दी से कितना है, क्वांटिटी 280 और यहाँ पर डिस्टेंस बाद में कितनी दी जा रही है, 576 दी जा रही है। और यहाँ पर बाद का एक्सपेंडिचर आपको फाइंड आउट कर लेना है। चलिए जल्दी से इसे सॉल्व करते हैं। देखिए क्या आता है यहाँ पर, 1 0 0 0 0 कैंसिल आपने कर लिया। यहाँ से अगर आप कैंसिल करें तो अगर यहाँ पर 4 से काट लेंगे, 4 7 28 आ जाएगा। और इसे अगर आप करते हैं 18 3 54 हो जाएगा, 3 18 2 36, 7 गुणे 32 यहाँ पर जाकर के फाइनली मल्टीप्लाई होगा। तो आप बोल सकते हैं भाई E2 बराबर क्या आ जाएगा, 75 इंटू 7 टाइम्स इंटू 32, ये आ जाएगा इतना। लेकिन हमसे बोला गया शिप का खर्चा निकालो, और शिप का जो खर्च है वो 3/10 है। ये तो आपने जो खर्च अभी निकाला ये किसका खर्च आया, ये खर्च आया ट्रेन का सेकंड कंडीशन में। बट अगर आप शिप का खर्चा निकालना चाहते हैं तो टोटल एक्सपेंडिचर का 3/10 पार्ट कर देंगे, वो आ जाएगा शिप का खर्चा। तो टोटल एक्सपेंडिचर का मैं यहाँ पर कर देता हूँ 3/10 पार्ट। तो अब ये खर्च किसका आ गया, ये खर्च आ गया शिप का। जल्दी से इसे भी आप सॉल्व कर लीजिए। तो देखिए 5 से कैंसिल करते हैं 2, 5 से कैंसिल करते हैं 15 और 2 से कैंसिल कर देंगे 16। तो अब ये बोलिए लास्ट डिजिट यहाँ पर क्या तैयार हो गया। तो आपने देखा यहाँ पर अगर इसे आप कैंसिल कर लेंगे तो ये देखिए 16 इंटू 15 का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा 15 6 90 और 15 1 9 हो गया 24। 15 6 90 और 15 1 9 हो गया 24। इंटू कर दिया 7 इंटू 3, तो 7 गुणे 3 कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। और 21 का गुणा कर लेंगे 24 से कम 24 और 24 दूना 48, 48 2 50, मतलब कि हो जाएगा 5040। 5040 ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए। तो आपको यहाँ से पूरी तरह से बात क्लियर हो गई होगी। जो भी प्रोपोर्शनल के क्वेश्चंस होते हैं उनकी लैंग्वेज थोड़ी सी आपको डिस्टर्ब कर सकती है, बट वो क्वेश्चंस होते बहुत ईजी हैं। चलिए आज की क्लास हम लोग यहीं से समाप्त करते हैं और लास्ट पार्ट आने वाला है। नेक्स्ट क्लास कल की डेट में होगी, नेक्स्ट क्लास लास्ट पार्ट आएगा और वो रेशियो का हम लोगों का लास्ट पार्ट होगा।
पूरे आपको 10th पार्ट मैंने कवर करवा दिया। आज से ये 9th हो गया और कल से 10th हो जाएगा। पूरे 10 पार्ट हो चुके। इसके बाद होगा अब टेस्ट। कौन सा टेस्ट? जो मैंने आपसे बोला था, सीजीएल के 2016, 2017 और 2018 के जो मेंस एग्जाम पर क्वेश्चंस पूछे गए थे उनका सबसे पहले आपका टेस्ट होगा, देन उन क्वेश्चंस को डिस्कशन करवाया जाएगा। चलिए, थैंक यू सो मच।